हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशन में हम लोग ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, जहां पर मैंने एक मिनिमाइज का क्वेश्चन दिया था और मैंने बोला था कि ड्राइंग बना करके ग्रुप में भेजना। तो सब लोगों ने सही ड्राइंग बनाया है, बट एक कॉन्सेप्ट बस उसमें होता है। वो चीज मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ, वो मैंने ऊपर भी नहीं लिखवा, मैं इसी क्वेश्चन का वेट ही कर रहा था। ठीक है, अभी अगर मैंने बोला कि इसको अगर तुम प्लॉट करके बताओ कि कौन सा रीजन को ये जस्टिफाई करेगा, तो ये किस रीजन को जस्टिफाई करेगा? ये जस्टिफाई करेगा यहां से इधर वाले पूरे रीजन को। यही वाला होगा ना बच्चा लोग, इसके ऊपर वाला ही ना? यस सर। और इधर भी ऊपर से ऐसे करके ये वाला ऐसे, मतलब ये पूरा रीजन को वो जस्टिफाई करेगा। ठीक है, चलो, तो इतना तो पता चल गया। अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स खोजना है। तो कॉर्नर पॉइंट्स अगर तुम देखते हो कि तुम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले ही होंगे, और निकाला भी है श्रीजिता ने, सब लोगों ने, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। एक कॉर्नर पॉइंट है 0,5 है, और एक है 0,3, और एक है 1,0, और एक है 6,0। तो जब कॉर्नर पॉइंट्स पे तुमने z को रखा, तो ये वाला z आ रहा है 100, ये वाला z आ रहा है 60, ये वाला z आ रहा है -50, और ये z आ रहा है -300। ठीक है, तो ऊपर में हमने जो मैक्सिमम के साथ किया था, मैक्सिमम वाले फंडा के साथ अगर हम सोचे कि हमें अगर मैक्सिमम चाहिए था तो हमने सबसे ज्यादा वाला लिया, हमें मिनिमम चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे मिनिमम वाला लेंगे। तो बच्चे के दिमाग में ये चल जाता है कि अभी हम लोग ये पार्ट को आंसर में दे देंगे, मतलब इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 6,0। ठीक है, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? तो एलपीपी के रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, एक रूल में लिखाता हूं, वो जरूरी था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को लाया भी। देखो, रूल क्या कहता है एलपीपी का, कि इफ, पहला रूल है, इफ फिजिबल रीजन, अच्छा फिजिबल रीजन मतलब जो रीजन तुम शेड करते हो ना, उसी को बोला जाता है फिजिबल रीजन। ठीक है, जो शेड करते हो। इफ फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, इफ फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, देन maximum and minimum value can be find out, then maximum and minimum value can be easily find out। आराम से हम पता लगा सकते हैं कब, जब हमारा बाउंडेड फिगर होगा, जो तुम ऊपर में क्वेश्चन में कर रहे थे। ठीक है, जो तुम ऊपर में क्वेश्चन में कर रहे थे। अब उसके बाद क्या होता है कि इफ feasible reason is unbounded, if feasible reason is unbounded, अगर feasible reason हमारा unbounded है, then maximum और minimum value, then maximum और minimum value may not exist, may not exist। अगर तुम्हारा अनबाउंडेड रीजन होता है ना, तब तुम्हारा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मे नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस दोनों को लिखो। अब इसके नीचे एक और लाइन लिखो। अनबाउंडेड वाले केस में कुछ कुछ और भी होता है।
इफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो ऐसा नहीं है कि हम वहां पर पता नहीं कर सकते, मे भी एग्जिस्ट और मे नॉट भी एग्जिस्ट, दोनों भी हो सकता है। तो अगर होगा तो हम कैसे पता करेंगे, वो देखो। m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z if open half plane, if open half plane determined by, मैं समझा दूंगा इसको, पहले लिख लो, ax plus by is greater than m, has no common point, has no, ऐसा लिख लो, has no point in common with the feasible reason, otherwise z has no maximum value। ये बात हो गया मैक्सिमम वैल्यू का, मैं दोनों पॉइंट समझा दूंगा, पहले लिख लो। Similarly, small m is the minimum value of z if, वो सब सेम लिखो, if open half plane determined by ax plus by less than m, small m, has no point in common, ठीक है, otherwise z has no minimum value। चलो अब समझाते हैं इसको ऊपर वाले क्वेश्चन पर। जैसे देखो, हमारे पास ऊपर वाला जो क्वेश्चन अभी तुम लोगों ने किया और कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, वो था z इज इक्वल्स टू -50x प्लस 20y, ठीक है। और तुमने पॉइंट कॉर्नर मेथड लगाया और 0,5 पर निकाला है 100, उसके बाद 0,3 पर तुमने निकाला है 60, और फिर उसके बाद 1,0 पर तुम लोगों ने निकाला -50, और 6,0 पर तुम लोगों ने निकाला है -300, ठीक है। अब देखो, जब तुम्हारा बाउंडेड रीजन रहता है ना, तब तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, तब तुमको आराम से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा, जब तुम्हारा बाउंडेड रीजन रहेगा तब, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था, ओके। बट ये जो क्वेश्चन है अभी जो तुमको मैंने क्वेश्चन दिया, दिस इज द केस ऑफ अनबाउंडेड रीजन। तो अनबाउंडेड रीजन में हम लोग काम क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट जो लिखा है अच्छी बात है, उसको समझ पाते हो तो वेरी गुड, नहीं समझ पाते तो सीधा नॉर्मल इजी वे में मैं समझा देता हूं। तुम लोगों ने अनबाउंडेड रीजन में क्वेश्चन को सॉल्व किया और तुम्हारे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब जब भी अनबाउंडेड रीजन होता है तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, ये वाला चीज मेरा मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सबसे मिनिमम जो आ रहा है ना, उससे भी छोटा देखना है। हमें ये चेक करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर फिलहाल क्वेश्चन किसका था, मिनिमाइज का था, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लेस देन दिस मिनिमम वैल्यू, क्या कोई और भी पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा, हम ये चेक करेंगे। समझ में आया, आया बात समझ में, वो स्टेटमेंट का यही मतलब है। देखो, इफ ओपन, ये वाला चीज देख रहे हो, ax plus by लेस देन m, ठीक है। तो मान लो तुमने
कॉर्नर पॉइंट मेथड से एक मिनिमम चीज निकाल लिया, तो तुम अब ये चेक करो, तुरंत तुम आंसर नहीं बोल देना, तुम अब ये चेक करो कि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लेस देन वो वैल्यू के, जो मिनिमम वैल्यू तुमने निकाला उससे कोई छोटा है या नहीं, ऐसा कोई पॉइंट वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पॉइंट नहीं मिलता है, सुनना ध्यान से, अगर कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है तब तो तुम बिंदास ये वाला आंसर मार दोगे, लेकिन अगर कोई पॉइंट मिल जाता है तब उस पूरे एलपीपी का कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। समझ में आया बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा बोलो यार, एक बार फिर से बताऊं क्या? यस सर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अब वापस से ड्राइंग में आते हैं, एक बार ड्राइंग से मतलब कवर करने की कोशिश करते हैं। तुम लोगों ने इसको ड्राइंग से सॉल्व किया और बताया कि इस पर ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमम है। ठीक है, एलपीपी का थ्योरी क्या कहता है कि हम इस, क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है, दिस इज अनबाउंडेड पोर्शन, अनबाउंडेड है, तो हम इसको स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते कि यही आंसर होगा। हम ऐसा भी हो सकता है बच्चा लोग कि इस रीजन के अंदर में भी कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इससे भी मिनिमम होगा। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा चाह रहा हूं? अब समझ में आया? ऐसा भी यस हो सर। सकता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि हम सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स के मदद से एकदम मिनिमम चेक करते हैं और फिर हम ये भी चेक करते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन उस मिनिमम वैल्यू से भी छोटा हो सकता है क्या, ये चीज चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें मिलेगा, तुम 10 से डिवाइड कर दो तो -5x + 2y लेस देन -30। तो ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा? देखो 8, 5 40 या उसके इक्वल भी अगर हो जाता है तो भी देखो, लेस देन इक्वल टू भी अगर हो जाता है तो भी देखो, तो तुम्हें यहां पर दिखेगा कि उसी फिजिबल रीजन में जब तुम x का वैल्यू को 8 ले लो, 8 5 40 और y का वैल्यू को 5 ले लो, तो देखो तो ये क्या बनता है, -40 + 20 नहीं +10, तो ये हमारा -30 नहीं सही। मतलब हमें इस फिजिबल रीजन में, येलो वाले रीजन के अंदर एक और ऐसा पॉइंट मिल गया सर जहां पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन 300 के बराबर ही हो जाएगा, जबकि हमको एक्चुअल में क्या होना था, नो पॉइंट इन कॉमन, कोई भी कॉमन पॉइंट ऐसा नहीं मिलना चाहिए अंदर। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट मिलना नहीं चाहिए था जिसके लिए अंदर में भी वो -300 बनता। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नो मिनिमम पॉइंट, सिंपल। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो मिनिमम पॉइंट। गॉट इट? और मोस्ट ऑफ द केसेस में अनबाउंडेड में ना ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, दोनों ही केसेस का मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो अनबाउंडेड वगैरह नहीं ही आएगा, लेकिन अगर आता है ना तो इस बात का ध्यान रखना कि अनबाउंडेड में थोड़ा सा सतर्क हो जाना, मैक्सिमम के लिए और मिनिमम दोनों के लिए ही थोड़ा सतर्क हो जाना। सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहला काम हम करते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड से कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, हम उस पर देखते हैं। चलो मान लो मैं मैक्सिमम का बात करता हूं, तो हम पहले ये खोजेंगे कि उस कॉर्नर पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम कहां हो रहा है। चलो मिल गया सर, मैक्सिमम कहां हो रहा, मिल गया। अब अगर अनबाउंडेड पार्ट है तो हम ये भी खोजेंगे कि क्या ऐसा कोई पॉइंट उस पार्ट के अंदर होगा जो उसके उस मैक्सिमम वैल्यू के बराबर या उससे भी मैक्सिमम हो जाए। तो अगर वो पॉइंट मिल गया
तो भैया उसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस फिजिबल रीजन में तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं यार जहां पर वो मिल सकता है, तो उस फिजिबल रीजन में उसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सेम वही काम हम मिनिमम के लिए भी करेंगे। समझ में आया क्या मैं कह रहा हूं सभी को? ठीक यस है। सर। यस सर। मेरा कहने का फिलहाल ये मतलब है ना कि जब अनबाउंडेड रीजन रहता है ना, जब खुला आसमान रहता है, खुला आसमान पूरा रहता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि धरती पर रहने वाला परिंदा ही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्या पता खुले आसमान के ऊपर में भी कोई ऐसा परिंदा होगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। यू कैन रिलेट इट विद दिस थिंग। ठीक है, धरती पर रहने वाले परिंदा का मतलब कॉर्नर पॉइंट्स। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉर्नर पॉइंट पर ही मैक्सिमम मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है कि उस आसमान के अंदर भी कोई पॉइंट होगा जो मैक्सिमम मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता ही है। तो नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू हो जाता है। समझ में आया सबको? समझे? यस सर। चलो, अब ये तुम्हारा एक पार्ट होता है एलपीपी का। दूसरे पार्ट एलपीपी का क्या होता है, उसमें तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखना पड़ता है और वहां से इक्वेशंस भी हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, सब कुछ हमें बनाना पड़ता है। अभी तक में तुम्हें क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया गया था और कंस्ट्रेंट्स दे दिया गया था। ठीक है, अब बाकी का काम सारा कुछ तुम्हें ही करना पड़ता है यहाँ पे। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो अब मैं देखता हूं उस क्वेश्चन को, लिखता हूं, थोड़ा सा सुनना भी। डाइटिशियन, एक डाइटिशियन है, ठीक है, तुम लोग डाइट तो करते ही हो। अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड, टू टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है, सच दैट विटामिन कंटेंट, शॉर्ट में ही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, विटामिन कंटेंट ऑफ मिक्सचर contains at least 8 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C। ठीक है, food 1 contains 2 unit per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin C। Food 2 contains 1 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin C। उसके बाद है it costs ₹50 per kg to purchase food 1 and ₹70 per kg to purchase food 2। Formulate LPP to minimize the cost of such mixture। ये है तुम्हारा सवाल, बहुत बड़ा सवाल होता है इसका। ठीक है, और सवाल का जवाब सब उसमें लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है।
बस तुम्हें सही तरीके से समझ के उसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इसको। इसमें सबसे पहले ये खोजना होता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो ये खोजो। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली लास्ट लाइन में ही लिखा रहता है, ठीक है। तो चलो देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का तलाश करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक डाइटिशियन है जो दो तरह के फूड को मिलाना चाहता है, ठीक है, और जिसमें कम से कम 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी तो होना ही चाहिए, ठीक है। दो प्रकार के खाना को इस तरह से मिलाओ जिसमें कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए हो जाना चाहिए और 10 यूनिट विटामिन सी हो जाना चाहिए। फूड 1 में ये तुम्हारा स्पेसिफिकेशन। फूड 1 जो है उसमें अगर तुम 1 किलो उठाते हो तो विटामिन ए 2 यूनिट है और विटामिन सी 1 यूनिट है। फूड 2 में अगर 1 किलो उठाते हो तो 1 यूनिट विटामिन ए है और 2 यूनिट विटामिन सी है। अब कॉस्ट से रिलेट कर दिया, ठीक है। तो इट कॉस्ट 50 रुपया पर किलो टू परचेज फूड 1। अच्छा, फूड 1 का कॉस्ट है 50 रुपया पर किलो, 1 किलो का कॉस्ट है 50 रुपया। फूड 2 का कॉस्ट है 1 किलो का 70 रुपया। तो हमें एलपीवी बनाना है कि हम किस तरह से सारी चीजों को मैनेज करें कि हम कॉस्ट ऑफ उस मिक्सचर का कॉस्ट को हम घटा सकें। तो तुम यहीं से ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करो ऐसे करके, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ फूड 1 इज x and 1 kg ऑफ फूड, सॉरी 1 kg का तो कॉस्ट दिया ही हुआ है, नहीं गलत लिख दिया मैंने, रुक जा, ऐसे नहीं, 1 किलो का तो कॉस्ट दिया ही हुआ है ना, उसको क्यों लिखना। लेट x kg ऑफ फूड 1 and y kg ऑफ फूड 2 बी परचेज्ड, ठीक है। मतलब तुम कितना खाना खरीदोगे और किस तरह से खरीदोगे कि तुम्हारा कॉस्ट जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मान लो तुमने x किलो फूड 1 का खरीदा और y किलो फूड 2 का खरीदा, मान लो तुम डाइटिशियन हो, ठीक है। तो x किलो फूड 1 का खरीदा और y किलो फूड 2 का खरीदा, तो बताओ z क्या बनेगा, बताओ तो z क्या बनेगा। देखो फूड 1 का 1 किलो का दाम कितना है 50 रुपया, तो x किलो का दाम कितना हो जाएगा 50x, और फूड 2 का कितना है 70 रुपया, तो 70y। ये देखो तुम्हारा बन गया। और इसको हमें क्या करना है, ये जो कॉस्ट आएगा इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। समझ में आया, समझ में आया नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखो जैसे मान लो लेट सपोज करो सृजिता को केक बनाना है, लेट सपोज करो, तो केक बनाने के लिए मैदा का जरूरत पड़ता है, ठीक है, और चॉकलेट का जरूरत पड़ता है। तो मैंने सृजिता को बोला कि देख बेटा, मैदा का कॉस्ट है कुछ भी, मान लो 20 रुपया 1 किलो का, और चॉकलेट का कॉस्ट है 50 रुपया 1 किलो का। और मैंने उसे बोला कि तुम अपने हिसाब से विटामिन वगैरह को ध्यान में रखते हो, तुम कुछ इस तरह से मिक्स करो वो दोनों को, कुछ इस तरह से कि हमारा काम भी हो जाए और पैसा भी कम लगे। तो वो क्या करेगी कि ठीक है सर, मैं एक काम करती हूं, मैं x किलो लेती हूं मैदा और y किलो लेती हूं चॉकलेट और दोनों को मिला देते हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉस्ट का काम किया, हमें ये देखना है कि टोटल कॉस्ट कितना आता है, तो वो हमारा ये बनेगा 50x + 71।
अब हम आते हैं कंस्ट्रेंट्स में, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स में ध्यान रखना x किलो ऑफ फूड है, ठीक है। फूड 1 का, ध्यान से सुनना, हमने कितना किलो लिया है, x किलो, ठीक है। अब फूड 1 के कैटेगरी में चलो, यहां ऊपर में, तो फूड 1 में तुमको क्या दिख रहा है कि 2 यूनिट विटामिन ए है, ठीक है, और 1 यूनिट विटामिन सी है, ठीक है। और फूड 2 में 1 यूनिट विटामिन ए है और 2 यूनिट विटामिन सी है। तो एक काम करते हैं, हमें इसको भी ध्यान रखना कि विटामिन ए मेरा मिनिमम कितना होना चाहिए। अगर हम दोनों फूड को मिक्स करते हैं तो कम से कम कितना विटामिन ए हमें मिलना चाहिए, कहीं लिखा हुआ है क्या, देखो तो, कम से कम कितना विटामिन ए मिलना चाहिए, लिखा हुआ है 8 यूनिट। तो अगर दोनों फूड को मिक्स करते हैं तो देखो, फूड 1 में 2 यूनिट है और फूड 2 में 1 यूनिट है। 2 यूनिट 1 किलो के अंदर है, तो हमने कितना किलो फूड 1 का लिया है हमने फूड 1 का कितना किलो लिया है, x किलो। x किलो। तो टोटल विटामिन ए इन फूड 1 कितना होगा, टू एक्स। टोटल विटामिन ए इन फूड 2 कितना होगा, x। टोटल विटामिन ए इन फूड 2 ये कितना होगा, x। और सॉरी x नहीं बेटा, y। और हमें दोनों फूड का मिला करके कम से कम कितना विटामिन ए चाहिए, 8 यूनिट। इट मींस कि ये क्या कहना चाह रहा है, 2x प्लस वाई जो होना चाहिए, दोनों फूड का विटामिन ए मिला दो, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए ना। पहला कंस्ट्रेंट बना, देखो तो बना कि नहीं, चलो उसके बाद वाला देखो। अब यही चीज हम बात करेंगे विटामिन बी के लिए। चलो विटामिन बी का बात करते हैं। तो विटामिन बी अगर हम बोलते हैं फूड 1, बताओ कितना होगा विटामिन बी फूड 1, लिखा हुआ, सब लिखा हुआ, सॉरी विटामिन बी नहीं बेटा, विटामिन सी है। चलो बोलो विटामिन सी, बोलो x। हाँ, और फूड 2 में कितना है, 2y। और अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो कम से कम कितना विटामिन सी होना चाहिए, 10 यूनिट। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ये होगा कि नहीं होगा, देखो सही है क्या। और इसके बाद एक और चीज होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सर ये क्यों, क्योंकि यार x का मतलब क्या है, तुमने कितना क्वांटिटी फूड 1 का लिया। कोई ये थोड़ी ना बोलता है कि मैंने -5 किलो लिया है, नहीं। कोई ये थोड़ी ना बोलता कि मैंने -7 किलो लिया, नहीं। हमेशा क्वांटिटी जो होगा वो या तो वो कुछ नहीं होगा या तो कुछ होगा, निगेटिव थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये तुम्हारा एक सिंपल सा सवाल बन गया, सारा काम यहीं पर होता है। समझ में आया, ठीक है, ओके। अब इसको अगर तुम टेबल से बनाना चाहते हो ना तो तुम्हें और अच्छे से मैं समझा देता हूं। देखो फूड 1 फूड 2 टेबल से समझोगे ना तो थोड़ा अच्छा से तुम्हें समझ में आएगा। विटामिन ए विटामिन सी, फूड 1 में विटामिन ए कितना था, ऊपर से देख के बताओ तो, तुम लोगों ने लिखा होगा ना, फूड 1 में विटामिन ए कितना था पर केजी का बात हो रहा है, पर केजी। 2x। हाँ नहीं 2x नहीं बेटा, 2 यूनिट, अभी x छोड़ दो, ठीक है। फूड 1 में, ये मैं टेबल बना रहा हूं, ठीक है, आई एम मेकिंग इट इन अ टेबल फॉर्मेट। फूड 1 में विटामिन ए कितना यूनिट था, 2 यूनिट। विटामिन सी कितना यूनिट था, 1 यूनिट।
ठीक है। फूड 2 में कितना यूनिट था? 1 यूनिट, और विटामिन सी 2 यूनिट। ठीक है, ये तुम्हारा टेबल बन गया इधर से। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी देखना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, इस विटामिन ए का मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना चाहिए? 8 यूनिट, और विटामिन सी का मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना चाहिए? 10 यूनिट। सही है, समझ रहे हो टेबल के फॉर्मेट से? देखो यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद कॉस्ट वाला भी बना लेंगे। ये है, ये हमारा है 50 रुपया पर किलो, और ये है हमारा 70 रुपया पर किलो। तो ये एक टेबल जब तुम बना लेते हो ना, तो तुम्हें थोड़ा सा कंस्ट्रेंट लिखने में थोड़ा सा आसानी होता है। ठीक है, अब जैसे तुमसे बोला गया कि तुम कितना कितना किलो लोगे कि तुम्हारा कॉस्ट मिनिमम हो जाना चाहिए, तो तुम यहीं पर पकड़ लोगे ऐसे करके। देखो सर, फूड 1 का हम x किलो लेंगे और फूड 2 का हम y किलो लेंगे। तो जब हम x किलो लेते हैं तो कॉस्ट का ध्यान रखना, कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए ना, कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। तो अगर हमने x किलो लिया तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50x, इधर कितना हो जाएगा? 70y। ये तीनों दोनों का एडिशन मिनिमम होना चाहिए गिवन ऑन द कंडीशन। अब देखो कंडीशन, तुम देखो तुम्हारा विटामिन ए जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 8 यूनिट होना चाहिए। तो यहां से तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और इधर का मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? वो है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो इस तरह से टेबल बना के भी कर सकते हो, और इसको तुम प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। ऐसे नहीं है, ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि बस तुम बना पाओ अगर ये चीज को ना, तो बस बात खत्म हो जाती है। तो ध्यान से देखना पड़ता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझने के बाद उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स को किस तरह से तुम यूज करोगे कि तुम्हारा इक्वेशन बन जाए, बस वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, अदरवाइज फिर कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। समझ गए सभी लोग? एक काम करना, तुम लोग अपना एनसीईआरटी उठाना, एनसीईआरटी का बुक अगर है तो, और एनसीईआरटी के बुक में ना हर तरह के क्वेश्चंस में एक एक एग्जांपल दिया हुआ। ठीक है, मैंने ये जो करवाया है ये एग्जाम मतलब डाइट का प्रॉब्लम मैंने करवाया है, उसके बाद एक एलोकेशन प्रॉब्लम है और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। ये तीनों तुम लोग देख लो। ठीक है, उसके बाद तुम अपना एनसीईआरटी से ही एक्सरसाइज 12.2 बना लेना, सेकंड एक्सरसाइज। उसके भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4-5 क्वेश्चंस भी बना लेना ना, तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन उसको बनाने से पहले एग्जाम्पल्स जरूर देखना, वहां से तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे हम इक्वेशंस को लिखते हैं। ठीक है, एक बार देख लेना, ये आसान होता है। भले क्वेश्चंस तुम्हें बहुत लंबा लंबा दिखेगा, 6-6 लाइन का क्वेश्चन दिखेगा तुमको, बट एक्चुअल में ये बड़ा इजी होता है। एक बार अगर तुम इंग्लिश को पढ़ करके वहां से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे ना अगर कंस्ट्रेंट्स को, तो फिर तुम्हारे लिए बड़ा आसान होगा। तो एक बार ट्राई करना, खुद से हो जाएगा तुम लोगों से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एलपीपी। और तुम्हारे जो जेई में एलपीपी आता है ना, उसमें भी इजी ही आता है, इतना भी वैसा कुछ नहीं आता, इजी वाला ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसमें बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, तो उतना टेंशन मत लो। और हाँ, लेकिन बोर्ड्स के लिए तुम एक बार एनसीईआरटी को जरूर देख लो, एनसीईआरटी को देख लो कि किस तरह से आंसर लिखते हैं, किस तरह से कंस्ट्रेंट्स निकालते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ करके देखो कि हाँ ये स्टेटमेंट को किस तरह से यूज किया गया है, ये स्टेटमेंट को किस तरह से यूज किया गया है। ठीक है, और हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लास्ट में रहेगा या फिर एकदम स्टार्टिंग में रहेगा, ये बात का ध्यान रखना, फिर तुम आराम से कर पाओगे। ठीक है, ओके गाइस, तो अभी फिलहाल इतना ही रहने दो, मेरा तबीयत ऑलरेडी थोड़ा खराब है, बट ठीक है। अगले क्लास में हम लोगों को उधर क्या करना था, एरिया का पीवाईक्यूज करना है। ठीक है, तो एरिया के भी पीवाईक्यूज मैं करा दूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.